तो चले हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से आगे बढ़े। पिछले क्लास में हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, है ना, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे। तो मोर और लेस एक नेफ्रॉन में दो हिस्से में बटे हुए थे, एक था ट्यूब्यूलर नेटवर्क और एक था कैपिलरी नेटवर्क, है ना। अब देखना है कि इस नेफ्रॉन के हर हिस्से के कौन कौन से रोल्स हैं। एक है ग्लोमेरुलस, ये बने हुए होते हैं कैपिलरी नेटवर्क से, है ना, ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से, मेड ऑफ ब्लड वेसल नेटवर्क। दूसरी चीज है कि इसमें होता क्या है, द ब्लड वेसल्स, BV फॉर ब्लड वेसल, द ब्लड वेसल गोज ऑन रिडक्शन इन साइज। और इसलिए क्या होता है, क्योंकि इसका बोर एरिया कम हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। सो ऑन मूविंग ऑन या मूविंग अहेड, द ब्लड प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग। आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है टू पुट आउट द प्लाज्मा टू द Bowman's capsule फॉर फिल्ट्रेशन। इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होना है, और फिल्ट्रेशन के लिए जितने भी प्लाज्मा के कंटेंट हैं उन्हें ये बोमेंस कैप्सूल में प्लेस कर देता है। इसके बाद कैपिलरी में दूसरे हिस्से आते हैं, वासा रेक्टा एंड पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क। पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क, इसका काम क्या होगा, जो प्लाज्मा कंटेंट इसमें से बाहर निकल गया है उसमें बहुत सारे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दोनों तरह के मटेरियल्स हैं। तो नॉन एसेंशियल मटेरियल्स को छोड़कर एसेंशियल मटेरियल को पुल आउट करना है, पुल बैक करना है, उसे वापस लेना है। और उसके लिए यह क्या करता है, जैसे जो भी मटेरियल ट्यूब्यूल्स में चले गए उसमें से रीएब्जॉर्प्शन होकर आता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस है ब्लड वेसल और ट्यूब्यूल के बीच का हिस्सा। अगर वो कॉर्टेक्स में है तो कॉर्टेक्स हो गया, अगर मेडुला है तो मेडुला हो गया। क्योंकि ये जो नेफ्रॉन है ये शुरू करते हैं अपने आप को, अपने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को कहां से, कॉर्टेक्स से, और फिर डिसेंड डाउन नीचे की तरफ आते हैं, मेडुला में थोड़ा एंटर करते हैं, फिर वापस कॉर्टेक्स में चले जाते। ठीक है, तो इसलिए इसमें से जो मटेरियल एब्जॉर्ब होना है वो निकलकर कहां जाएगा, पहले जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो या तो कॉर्टेक्स में या मेडुला में हो, और वहां से वो एब्जॉर्ब होकर आ जाते हैं ब्लड वेसल में। तो कहने का मतलब है पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क किस लिए इसके चारों तरफ, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ घूम रहा है, उसके पीछे रीजन है कि उन्हें खोए हुए चीज को वापस लेना। दैट इज इट, द पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क। इट, वन मोमेंट,
ये जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है, इसका काम क्या होता है? इट reabsorbs the essential nutrients from the tubules via यानी थ्रू interstitial space. और ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहां पे आएगा? आइदर इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी और मेडुला ऑफ किडनी. तो अगर इसे समझना है तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग. ट्यूब्यूल को इस तरीके से बनाए. दिस इज ट्यूब्यूल. ये ट्यूब्यूल किसके हिस्से हो गए? ऑफ द नेफ्रॉन. और इसके पैरेलल में चल रहा है पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क ऑफ बीबी. पहले लिख चुके हैं ब्लड वेसल. ठीक है. और ये जो स्पेस देख रहे हैं, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस. ये कॉर्टेक्स या मेडुला हो सकता है. ठीक है. अब देखिए स्कीम ऑफ एब्जॉर्प्शन. जो मटेरियल इस ट्यूब्यूल में है उसे अगर ब्लड वेसल में वापस जाना है तो ये आएगा पहले यहां. ये मटेरियल्स पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होंगे. डायरेक्टली उसमें नहीं जा पाते. ये एक मेडिएटर की तरह काम करता है, एक इंटरफेस की तरह, जो इनमें से इसमें आता है फिर इसमें से इसमें जाता है. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंटरफेस एक्चुअली. ठीक है. तो पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क ऑफ जो कैपिलरी है उसका मेन काम क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है उन्हें वापस लेना. ठीक है. अब है इसमें एक और हिस्सा वासा रेक्टा. और याद कीजिए वासा रेक्टा हम लोग किस हिस्से को बोले थे? नीचे के तरफ लोअर मोस्ट पोर्शन पे जहां लूप ऑफ हेनले है वहां पे ब्लड वेसल जो एक यू टर्न लेता है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड एज वासा रेक्टा. और इसका मेजर रोल क्या है? इसका मेजर रोल है वाटर बैलेंस मेंटेन करने में, या इसको इनडायरेक्ट वे में कहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने में इसका वो इंपॉर्टेंट रोल होता है. वासा रेक्टा इसका काम है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, मतलब हो गया ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. यहां थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए वासा रेक्टा के बारे में. तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ. सेकंड पार्ट है वासा रेक्टा के बारे में. ये मोस्टली कॉर्टेक्स में होंगे या मेडुला में? तो हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, पाते हैं मेडुला में स्थित होते हैं. फाउंड प्रेजेंट इन द मेडुला. और वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए मेडुला सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और देखा गया है कि
जो एनिमल ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करता है उसके जो नेफ्रॉन है उनका लूप ऑफ हेनले काफी लंबा होता है, यानी डीप इनसाइड द मेडुला। इसका मतलब उसका वासा रेक्टा उतना ही ज्यादा प्रेजेंट होगा मेडुला के इनर पोर्शन, है ना। और देखिएगा मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन जो ह्यूमन किडनी में होते हैं वो ज्यादातर होते हैं कॉर्टिकल रीजन में, थोड़ा सा मेडुला में डिप करता है फिर वापस चला जाता है कॉर्टेक्स में। कुछ एक नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, मतलब कुछ एक मतलब एक दो ऐसे नहीं, हंड्रेड्स में होंगे, है ना, जो कि प्रेजेंट होते हैं उस तरीके से, यानी मेडुला में डीप इनसाइड जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं कॉर्टेक्स में। तो इसी वजह से वासा रेक्टा का इंपॉर्टेंस यहां बढ़ जाता है, क्योंकि ये जितना गहराई में मेडुला में प्रेजेंट होगा, लूप ऑफ हेनले जितना लंबा होगा उसे ये सपोर्ट करेगा और उतना ही वाटर रीअब्सॉर्ब करने में इसे मदद मिलती है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग तो अब देखेंगे आगे ऑलमोस्ट पर डे एक नॉर्मल कंडीशन में 1.5 लीटर से 2 लीटर यूरिन पास करते हैं, यानी उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम तो वाटर का होता है। तो वाटर मेनली इस तरीके से हमारे बॉडी से एलिमिनेट होता है पर डे 1.5 लीटर से 2 लीटर के आसपास। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स है जो साइज ह्यूज है लेकिन ऑलमोस्ट नील वाटर रिलीज करते हैं। जैसे आप देखेंगे उसमें कैमल है ना, जैसे ये मैमल हो गया। उसके बाद जितने रेप्टाइल्स हैं और जितने बर्ड्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पहले बता चुके हैं क्या रहता है, वो रहता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड एलिमिनेट करने में मिनिमम वाटर रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि या तो वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में रिलीज करते हैं या एक पेस्ट की तरह सेमी सॉलिड कंडीशन में एक पेस्ट की तरह उसे रिलीज करते हैं। इसलिए बर्ड ड्रॉपिंग्स देखिएगा, वो व्हाइट कलर का मटेरियल जो फैल जाता है एकदम ड्रॉप के रूप में, दैट इज एक्चुअली यूरिक एसिड। या जो लिजार्ड है, वॉल लिजार्ड है ना, उनका जो आप एक्सक्रीटरी मैटर देखेंगे, आई मीन जो उसका ड्रॉपिंग्स है, उस समय देखेंगे एक ब्लैक पोर्शन रहता है और एक व्हाइट पोर्शन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में रहता है। दैट व्हाइट सॉलिड क्रिस्टल इज एक्चुअली यूरिक एसिड। ह्यूमन बॉडी में भी बनता है लेकिन बहुत कम परसेंटेज में, और वो हमारे मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में नहीं आता। पर अगर उसके एलिमिनेशन में प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम्स हो, या फिर उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ एलिमिनेशन से ज्यादा हो जाए, तब जाके वो बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है हमारे जॉइंट्स में, है ना। और उस कंडीशन में वहां जॉइंट्स में स्वेलिंग आता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे हम लोग गाउट करते हैं। एनीवे, सो द थिंग इज दैट कि वाटर रिटेंशन में इसका वासा रेक्टा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये कोऑपरेट करता है लूप ऑफ हेनले। तो फाउंड प्रेजेंट इन मेडुला, इट with loop of Henle helps in water reabsorption। तो ये था ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स के इंपॉर्टेंस। अब इसमें दूसरा पोर्शन है, वो है इसके टिब्यूल्स का। तो जल्दी कीजिए। नो नहीं होगा, ऑन होना चाहिए, सॉरी। गोज ऑन रिडक्शन इन साइज।
हो गया ऊपर वाला ग्लोमेरुलस. बोलिए बोलिए. Found present in the medulla, 8 with loop of Henle helps in water reabsorption. इधर हो गया नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस. ओके. पेरिटिबुलर नेटवर्क हो गया. अब है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. नीचे हो चुका. डन. बाकी है. चलिए आगे बढ़े. देखिए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल से स्टार्ट कहां से होता है. पहला हिस्सा है बोमन्स कैप्सूल. हो गया नीचे. पहला हिस्सा है बोमन्स कैप्सूल. ये कैसा होता है, कप शेप स्ट्रक्चर है और ये जो ग्लोमेरुलस है उसको चारों तरफ से घेर के रखता है. और ये बताए भी हैं ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल मिलके एक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसे हम लोग जेजी एपरेटस कहते हैं, है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. ये बोमन्स कैप्सूल क्या करता है, जो भी फिल्ट्रेट उसमें से बाहर आया, मतलब जो भी प्लाज्मा मटेरियल ग्लोमेरुलस में से बाहर आया वो आके जमा होता है किसमें, बोमन्स कैप्सूल. ऑल द fluid part coming out of the
ग्लोमेरुलस accumulate in it and moves down to the PCT. यानी ग्लोमेरुलस में टेम्पररीली आया और वो आगे की ओर ड्रेन आउट हो जाता है. आप लोग नोट करते चलिए, नहीं तो आप लोग का वेटिंग टाइम लंबा हो जाता है. समझ में कैसे नहीं आ रहा है? बोवेंस कैप्सूल में कैसे आएगा? ग्लोमेरुलस में से जो भी फिल्ट्रेट निकलेगा वो आएगा कहां? एक जगह होना चाहिए. नेफ्रॉन. नेफ्रॉन हमारा किडनी का फंक्शनल यूनिट है. यहां तक क्लियर है? नेफ्रॉन को हम लोग क्या करें? किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट. तो फिल्टर होगा. फिल्टर होने के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके जैसे बताए थे. एक था टोटल मटेरियल को डिकैन कर दीजिए, उलट दीजिए और एक फिल्टर पेपर लगाइए. जो भी छान के निकालना होगा वो ऊपर रह जाएगा और लिक्विड क्या होगा? नीचे चला जाएगा. एक मेथड ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. पिछले क्लास में कर चुके हैं ना. अब है क्या? फिल्ट्रेशन का हमारे पास दो तरीका है. पहला तरीका बताया कि जैसे फिल्टर पेपर से पास आउट करा लिया. दूसरा मेथड क्या होता है? जो भी मटेरियल है उससे रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो रीएब्सॉर्प्शन मेथड यहां यूज होता है फिल्ट्रेशन के दौरान. दिस इज हाउ द नेफ्रॉन विल वर्क. ठीक है. अब इसके तहत पहला कदम क्या होगा? जो भी लिक्विड है सबको बाहर निकालो. जितने फ्लूइड मटेरियल है सबको बाहर निकालो, क्योंकि जो यूजफुल है और वेस्टफुल है दोनों कहां होंगे? फ्लूइड में. तो ये फ्लूइड को बाहर निकालता है. बाहर निकालने का रास्ता कौन है? बोवेंस कैप्सूल. सॉरी, ये ग्लोमेरुलस. उसके थ्रू बाहर जा रहा है. यहां तक क्लियर हुआ कि ग्लोमेरुलस का वहां फंक्शन क्या है? वो एक रास्ता, एक आउटलेट बनाता है जिससे कि प्लाज्मा मटेरियल्स बाहर जाएंगे. ठीक है. बाहर जाएगा, रहेगा कहीं ना. पूरी बॉडी से तो बाहर हो नहीं जाएगा. तो आके रुकेगा जहां पे, वो है बोवेंस कैप्सूल. यहां तक डन है. फिल्ट्रेशन के दौरान इसका जो मेथड होगा वो होगा सारे मटेरियल को बाहर निकाल के उसमें से पिक एंड चूज करना कि कौन सा मटेरियल हमें चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए. बाकी जो इसको छोड़ देता है. दिस इज हाउ फिल्ट्रेशन इज डन. अब देखिए, बोवेंस कैप्सूल में वो सारे मटेरियल आकर जमा होंगे जो प्लाज्मा के थे और ग्लोमेरुलस में से निकले. राइट. ग्लोमेरुलस में से निकलने के बाद इसमें जब आएगा तो रुकेगा नहीं, वो आगे की ओर बढ़ेगा. तो अगर आपको बोवेंस कैप्सूल याद है, ऐसे होने के बाद ये कहां जाता है? आगे की ओर बढ़ता है और एक बहुत ही टेढ़े मेढ़े, मतलब अंड्यूलेशन इसको कहते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करने वाला एक ट्यूब के थ्रू जाता है. बोवेंस कैप्सूल आगे इस तरह के एक अंड्यूलेटरी ट्यूब में खुलता है. इसी को हम लोग कहते हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आगे बढ़ता है किसमें? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ही वहां प्लेस किया गया है क्योंकि बोवेंस कैप्सूल में आया हुआ फिल्ट्रेट अब आगे बढ़ रहा है कहां से? पीसीटी के थ्रू. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन विल बी टेकन बाय द पीसीटी. तो अगला हिस्सा क्या हो जाएगा? पीसीटी में यहां क्या फंक्शन होना है? अब देखिए, पीसीटी का जो वॉल है वो बने हुए होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के. और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम मोस्टली कॉन्सेंट्रेट करता है रीएब्सॉर्प्शन. वॉल मेड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. यहां एक चीज जोड़ दीजिए, बोवेंस कैप्सूल के जो वॉल है उनमें एपिथेलियम रहेंगे. एपिथेलियम टिश्यू के ही बने होंगे क्योंकि फिल्ट्रेशन हो रहा है.
और कैसा एपिथेलियम होगा? स्क्वामस। स्क्वामस एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होगा। यहां आइए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट है। इसका काम है जो मटेरियल बाहर आ गया उसे रीअब्सॉर्ब करना है, पिक एंड चूज करना है ना, क्योंकि इसमें वो सारे मटेरियल हैं जो यूजफुल है और वेस्टफुल दोनों। तो वेस्ट को छोड़ देना है, यूजफुल को वापस ले आना है। और पूरा फ्लूइड कहां है? पीसीटी में, है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो इसके वॉल का काम होगा जो भी मटेरियल इसमें आया उसे वापस बुला लेना, राइट। The wall of made of cuboidal epithelium, it is concerned with absorption of the nutrients. इसका काम होगा इसमें जो न्यूट्रिएंट आए हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना एक्चुअली। अब देखिए न्यूट्रिएंट में कौन कौन से मटेरियल मेजोरिटी में होंगे? यानी यूजफुल प्रोडक्ट्स, इसमें होंगे ग्लूकोज इन मेजोरिटी। और क्या होने चाहिए? आयंस, ठीक है। आयंस में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड, HCO3, ये मेजॉरिटी में होंगे। एंड प्रोटॉन, H+ आयन, जो एसिड कॉज करते हैं या एसिड की पहचान है। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना यानी एसिड बढ़ना, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन घटना यानी एसिड घटना। तो ये सारी चीजें यहां प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा एमाइनो एसिड्स एटसेट्रा। तो ये यूजफुल मटेरियल है, इन्हें वापस लेना है। तो न्यूट्रिएंट्स को वापस लेने के लिए पीसीटी के वॉल पर प्रेजेंट जो एपिथेलियम है उन्हें वो एब्जॉर्ब करेगा। और आपको यहां बता चुके हैं ये जो पेरिटिब्यूलर नेटवर्क है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है पीसीटी का लाइन, ठीक है। तो पीसीटी में से एब्जॉर्ब होके आएगा, सॉरी ट्यूब्यूल है ये, पीसीटी का लाइन ये है मान लेते हैं, है ना, ये ट्यूब्यूल है। यहां पे ट्यूब्यूल में हम लोग पीसीटी इमेजिन कर रहे हैं। तो जो मटेरियल ये एब्जॉर्ब करेगा उसे भेजेगा कहां पर? दिस प्लेस। और पीसीटी का प्रेजेंस कहां होता है? कॉर्टेक्स में, अगर डायग्राम आप लोग को याद है ना। तो जो भी मटेरियल इसमें से एब्जॉर्ब होगा, जैसे ग्लूकोज है, आयंस है, अमीनो एसिड्स हैं, इन्हें जब एब्जॉर्ब किया जाएगा, इन्हें कहीं ड्रेन करेंगे ना, खींचने के बाद कहीं रखेंगे ना, तो रखने के लिए यस जो पोर्शन है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, मतलब दो जगह के बीच का जगह, आई मीन दो स्ट्रक्चर के बीच का जगह। तो एक स्ट्रक्चर हो गया पीसीटी और दूसरा स्ट्रक्चर हो गया ब्लड वेसल। देखे ही होंगे उसको वहीं से घेरना शुरू कर देता है। जो एफरेंट आर्टेरियोल है ना, एफरेंट आर्टेरियोल आया और किस में खुला? ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से निकला इफरेंट। इफरेंट निकलने के बाद चारों तरफ घूमता है, जो टिब्यूल के नेटवर्क है ये, है ना। तो इसलिए ब्लड वेसल वहां उसके विसिनिटी में होंगे, अगल बगल में। अब इसमें से जो मटेरियल निकला इंटरस्टिशियल स्पेस में आया, यहां से निकल के कहां जाएगा? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में आ गया, इसका पर्पस सॉल्व, है ना, यही काम इसे करना है। और जो एक्स्ट्रा होगा, जो वेस्ट होगा, उसे इसी में छोड़ दे ट्यूब्यूल में, जो आगे चल के यूरिन में फॉर्म कर जाएगा। तो पीसीटी में काम क्या हुआ? यहां रीअब्जॉर्प्शन करना है किनका? तो न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, आयंस है, अमीनो एसिड्स है, एटसेट्रा। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा देखें। इस साइड का तो हो ही चुका, वासा रेक्टा का फंक्शन।
अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में दिखाएं, यहां पे हम लोग अगर जी लिखते हैं, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलस, ठीक है। अगर यहां बाउ लिखते हैं, बाउ स्टैंड्स फॉर वोमेन्स कैप्सूल, इसे लंबा कर देते हैं अपने समझने के लिए। दिस इज पीसीटी, ठीक है। पीसीटी आगे बढ़ के किधर की ओर जाता है? लूपा वेनले की तरफ, है ना। यहां जगह कम है इसलिए छोटा बना रहे हैं। यहां एल लिखा हुआ है, एल स्टैंड्स फॉर लूपा वेनले, ठीक। उसके बाद ये किधर चला जाता है? आगे बढ़ता है तो डीसीटी कहलाता है, ठीक है। डीसीटी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो कहां आता है? कलेक्टिंग डक्ट में। सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट आगे चल के किस में खुलता है? लार्जर सी, यानी लार्जर कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। यही है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क, है ना, सिंप्लीफाइड वे में। तो हम लोग कहां बात कर रहे हैं अभी? पीसीटी, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसकी बात कर रहे हैं। यहां देखिए, ऐसा ही होता ही है। तो इसका जरूरत नहीं है, हम लोग उसी पे बात करें। जो चीजें हैं फिल्टर होकर ग्लोमेरुलस से किस में है? बोवेंस कैप्सूल में, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ACO3 है, ग्लूकोज है, ए स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड, ठीक है। वाटर तो है ही, वाटर तो है ही, वाटर के बिना तो ये आ ही नहीं सकते, वो तो एक मीडियम है, इसलिए वाटर को यहाँ डिस्कस ज्यादा नहीं करते। तो मेन क्या है यहाँ पे? ये न्यूट्रिएंट्स, ये चले गए हैं बॉडी में से, और ये आ कहाँ गए हैं? ट्यूब्यूल में। जो अगर नहीं रोका, हाँ वाटर के साथ, और अगर साथ ही आएगा ना। मीडियम क्या है? ये किससे मूव करेंगे? वाटर के साथ। इसका मीडियम क्या होगा? वाटर होगा, वाटर के साथ आएगा। क्योंकि जब प्लाज्मा बाहर आ रहा है तो प्लाज्मा का मेजर पोर्शन क्या है? वाटर। तो वाटर आएगा, साथ में ये भी आएंगे, ठीक है। अब है क्या? ये अगर रोके नहीं गए तो बॉडी से बाहर चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें वापस बुलाना होगा। तो बाइकार्बोनेट आयन, ये जो आपका ब्लैंक एरिया दिख रहा है, ये कौन सा हिस्सा होगा? ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कॉर्टेक्स का रीजन, ऐसा समझ के रखिए। क्योंकि ये पोर्शन कॉर्टेक्स में है, तो सराउंडिंग में कौन सा हिस्सा होगा? कॉर्टेक्स का। तो यहां मान लेते हैं कॉर्टेक्स है। तो बाइकार्बोनेट आयन इसके वॉल से अगर एब्जॉर्ब होगा, कहां आएगा? कॉर्टेक्स में आएगा। फिर पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब होगा, कहां आएगा? कॉर्टेक्स में आएगा। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, कॉर्टेक्स में आएगा। एमिनो एसिड
एब्जॉर्ब होगा, कॉर्टेक्स में आएगा, है ना। अब है क्या, H प्लस आयन को, यहां H प्लस आयन है, H प्लस आयन भी अंदर के तरफ आएंगे और ये सारे मटेरियल एक्चुअली एब्जॉर्ब कर ली जाएंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद पता चलेगा कि पोटेशियम आयन कुछ जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, है ना। सोडियम आयन जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया। H प्लस आयन ये रहा, जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया। अब इसे बाहर निकालना है, फिर से इसे वापस करेगा, ये जाएगा भी वापस भी आएगा। सोडियम आयन अंदर जाएंगे फिर वापस भी आएंगे, क्योंकि एक्सेस अगर हो जाएगा तो इन्हें रखना नहीं है, इसलिए ये वापस आते चले जाएंगे। अमोनिया ये भी इसमें वापस आएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ अमोनिया भी इसमें वापस आता है। अब इसके बाद जो बना फिल्ट्रेट वो अब आगे बढ़ने लगा, क्योंकि अब इनमें से और किसी मटेरियल को अगर पीसीटी से आगे बढ़ गया तो फिर ये मटेरियल, ये न्यूट्रिएंट्स अब एब्जॉर्ब नहीं होते, ये आगे की ओर चलते जाते हैं। और आगे की ओर जो मेजॉरिटी में एब्जॉर्ब होगा वो है, यानी आगे की तरफ लूप ऑफ इनले, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, यही तीन हिस्से बच गए। अब यहां जो मेजॉरिटी में एब्जॉर्ब होंगे या छोड़े जाएंगे वो होगा वाटर एंड सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, मेजॉरिटी में ही रहेगा, थोड़ा बहुत यूरिया। तो ये आगे बढ़ रहे हैं, इस आगे बढ़ते हुए फ्लूइड में क्या क्या होगा, वाटर होगा, सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा एंड सम यूरिया होगा। तो हम लोग यहां पर इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि पीसीटी में किन मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किन्हें एक्सेसिव हो जाने के बाद वापस कर दिया जाता है। Here amino acids, glucose etc. are absorbed by active transport, यानी एनर्जी डिपेंडेंट है। ठीक है, इन्हें एब्जॉर्ब करने में एटीपी खर्च होगा। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, bicarbonate ion etc. are absorbed by passive transport. When in excess, they are again secreted into the PCT. अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो इन्हें वापस कर दिया जाता है पीसीटी। और जो बच गए अब वो एक्सिटरी प्रोडक्ट यानी यूरिन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। Remaining products constitute
यूरिन with huge water with other ions. बाकी जो बचेगा वो यूरिन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन ये यूरिन पूरी तरीके से अभी निकालने लायक नहीं हुआ, इसमें अभी भी बहुत सारा वाटर है जो बॉडी के लिए यूजफुल है, और आयंस हैं जिनके मदद से वाटर का एब्जॉर्प्शन या उन्हें एब्जॉर्प्शन अगर नहीं करना है तो वो डिसीजन उसी की मदद से लिया जाता है, यानी वो हेल्प करते हैं वाटर के रीएब्जॉर्प्शन। यहां तक आ गए? ऊपर का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट हिस्सा है लूप ऑफ हेनले। यानी अब हम लोग इस हिस्से की बात करें, इसे यहां प्लेस करते हैं हम लोग। ये पोर्शन है लूप ऑफ हेनले, ये यू टर्न मार के जिधर से आया था उधर वापस जा रहा है, और ऑन एन एवरेज ये है मेडुला और ये है कॉर्टेक्स। यहां से देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा इस तरफ क्या होगा, पीसीटी, और पीसीटी के पहले क्या होगा, बोमेंस कैप्सूल, और उधर है ग्लोमेरुलस, और इस तरफ है डीसीटी, और आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट, और फिर लार्जर कलेक्टिंग डक्ट। यानी इस नेफ्रॉन का मेजर पोर्शन कहां बैठा हुआ है, कॉर्टेक्स में, थोड़ा सा पोर्शन आता है मेडुला में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे बॉडी में वो ऐसे ही होते हैं, और इन्हें इसीलिए कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, यहां नोट में लिख लें हम लोग, मोस्ट नेफ्रॉन्स in human body are cortical nephrons. रीजन देख ही रहे हैं, मेडुला में बहुत कम ही एंटर कर रहा है, फिर वापस कॉर्टेक्स पे चला जाता है, इसलिए मेजोरिटी में हमारे नेफ्रॉन कैसा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नोट्स में पहला, नोट्स में दूसरा है, कुछ होते हैं, फ्यू नेफ्रॉन्स आर nephrons few in number are medullary nephrons। यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनके लूप ऑफ हेनले काफी लंबे होते हैं। इसमें मेडुलरी नेफ्रॉन में होगा क्या, देयर लूप ऑफ हेनले आर क्वाइट लॉन्ग डीप इनसाइड मेडुला, और यही कारण है कि उन्हें मेडुलरी नेफ्रॉन कह रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि ये जो लूप ऑफ हेनले है और इसका डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ये क्या रोल प्ले करते हैं, है ना, इसमें यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। यहां तक हो गया। अब देखिए, जो भी फिल्ट्रेट आया इसमें आ रहा है, इसका जो वॉल है
डिसेंडिंग लिम्ब का, दिस इज या दिस वॉल इज impermeable to and permeable to। तो इनमें से एक को रोका जाएगा, दूसरे को पास कराया जाएगा। तो इसमें रोका जाएगा this wall is impermeable to water and permeable to sodium ion। ये हो गया। इधर का हो चुका। अब देखिए, यानी यहां पे अब ये ऊपर की ओर चढ़ता है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब। ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये जस्ट उल्टा है, एक्ट करता है। wall is permeable to water and impermeable to sodium ion। तो इस तरह से क्या होता है, जितना सोडियम आयन बॉडी में रिटेन करना है उसे ये रख लिया, और उसके बाद वाटर को यहां से लगातार ये एब्जॉर्ब करता रहता है। पर ध्यान दीजिए, ये जो सोडियम आयन है ये वाटर है, निकल कर आएंगे कहां? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो अगर ऊपर के हिस्से में हो रहा है तो कॉर्टेक्स रीजन में जा रहा है, नीचे के तरफ आ रहा है तो मेडुलरी रीजन पे जा रहा है। ठीक है। और सोचिए, अगर ये मेडुलरी नेफ्रॉन होगा तो क्या होगा? काफी लंबा आएगा, है ना? काफी लंबा आएगा। तो जितना लंबा ये लिम्ब होगा उतना ही ज्यादा सोडियम और उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब बैक होगा। और ये जितना शॉर्ट होगा, आया और फिर निकल गया, तो सोडियम आयन और वाटर को रिटेन करने के लिए जगह कम मिलेगा, है ना?
तो इसीलिए कहा जाता है मोस्टली मेडुलरी पोर्शन इज कंसर्न्ड विद द वाटर रिटेंशन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर के रिटेंशन के लिए मेडुलरी पोर्शन ज्यादा करके इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि वो अगर मेडुला में ज्यादा जगह देगा तो लूप ऑफ हेनले के लिम्स को ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा लंबाई रखेगा। अगर ये ज्यादा लंबा होगा तो सोडियम आयन ज्यादा और वाटर रिटेंशन ज्यादा। लॉजिकल है ना? अब है इसके बाद ये पहुंचेगा कहां पे? डीसीटी। तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद कौन सा पोर्शन आएगा? डीसीटी। ये हिस्सा डीसीटी का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेनली कंसर्न होते हैं वाटर रिटेंशन के लिए। अगर वाटर रिटेन करना है ना, तो इस पर एक्शन होगा। अलग अलग मटेरियल्स हैं जैसे रेनिन है, वो रेगुलेशन पार्ट में हम लोग देखेंगे। अगर वाटर रिटेन करने का जरूरत होगा तो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट हेल्प करेगा वाटर रिटेन करने में। अगर वाटर रिटेंशन का जरूरत नहीं है, सफिशिएंट वाटर बॉडी में है, तो फिर ये वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा, इसी को पास कर देगा और ये चला जाएगा यूरेटर फाइनली, ठीक है। तो डीसीटी इट एक्ट्स एज ए रेगुलेटर। तो रेगुलेटर से क्या करते हैं हम लोग? घटाते बढ़ाते हैं किसी चीज को। तो रेगुलेटर है किस चीज का रेगुलेट करता है? तो इट रेगुलेट्स वाटर रिटेंशन। बॉडी में वाटर का अगर ज्यादा स्टोरेज जरूरत है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी बहुत स्वेटिंग हो रहा है और यूरिन में भी अगर एक्सेस वाटर ड्रेन कर दें तो क्या होगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा बॉडी। इसलिए क्या होगा? वाटर रिटेन करने का जरूरत है। अब जो यहां से वाटर आगे बढ़ रहा है उसको और मैक्सिमली वाटर, उस वाटर को रोकना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? यूरिन कॉन्सेंट्रेट करना होगा। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने का जो एक्शन रिएक्शन है वो सारा डीसीटी और आगे देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट, उन दोनों के जिम्मे। मतलब जो बॉडी के केमिकल्स, हॉर्मोन्स हैं एक्चुअली, वो जिन पर एक्ट करेंगे और वाटर रिटेंशन के लिए आदेश देंगे, वो उसका एक्शन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होगा। और अगर वाटर बैलेंस ठीक ठाक है, जैसे जाड़े के दिन में ज्यादा वाटर रिटेन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग है ना ऑलरेडी कूल बॉडी के रहते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है? कम है, इसलिए स्वेटिंग नहीं हो रहा। किसी तरह का अगर इंफेक्शन अटैक नहीं हुआ, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, तो बॉडी में सफिशिएंट वाटर है, तो एक्सेस वाटर रिटेन करने का जरूरत नहीं है। डीसीटी उसे हरी झंडी दे देगा, आप जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर वाटर रिटेंशन का जरूरत पड़े, डीसीटी उसे रोकेगा और जितना वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है उतना एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। ये डीसीटी का रोल है, इसीलिए कहा गया इट एक्ट्स एज ए रेगुलेटर, इट रेगुलेट्स वाटर रिटेंशन। और क्या है? it helps to act on, या ऐसे कहें it is the site of, it is the site of action of vasopressin। नाम सुने हैं वैसोप्रेसिन? हम लोग को 10th में हॉर्मोन्स पढ़ना था। तो वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है, ये हार्मोन secreted by pituitary gland।
और वो भी पिट्यूटरी के दो हिस्से हैं, आगे के पीछे के, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ये पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पोर्शन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। यहां तक आए? इसका काम हो गया, इसको हटा दीजिए। अब अगला पोर्शन डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। एक्शन सेम एज डीसीटी। ये भी डीसीटी की तरह ही काम करता है। ऐसे तो वाटर को रोकता उकता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ा, इमरजेंसी सिचुएशन है, बॉडी में वाटर की कमी है, तब ये भी वैसोप्रेसिन को साइट ऑफ एक्शन देंगे और यहां से भी वाटर को रिटेन करने के लिए प्रोसेस चलेगा। ठीक है। दूसरा, इट ओपन्स इनटू लार्जर कलेक्टिंग डक्ट। और ये क्या करेंगे, आगे चल के लार्जर कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगे। और लार्जर कलेक्टिंग डक्ट का ओपनिंग देख ही रहे हैं, किस में जाके खुलता है, रेनल पिरामिड में। और रेनल पिरामिड आगे चल के कहां खुलता है, कैलिक्स में। रेनल कैलिक्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से जुड़े हुए थे, और रेनल कैलिक्स आगे जाके खुलेंगे, सारे रेनल कैलिक्स आके खुलते हैं रेनल पेल्विस में। पेल्विस से आगे चलेगा यूरेटर में आएगा, और फिर यूरेटर में आ गया तो जाके जमा होगा यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज द पाथवे। तो सभी जगह के नेफ्रॉन आकर अल्टीमेटली खुलेंगे किसमें, रेनल पिरामिड। और इस तरीके से इस यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो एक एस्पेक्ट था, है ना, कि यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या जाएंगे। तो बॉडी के इंपॉर्टेंट मटेरियल्स में से एक्सेस अगर होगा सोडियम, पोटेशियम, H+ आयन, क्लोराइड आयन, तो वो निकल कर जाएंगे। ठीक है, ये हो चुका। अब है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब देखिए, फिल्टर तो करना है ना, नेफ्रॉन के थ्रू फिल्ट्रेशन तो होगा। अब फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड को ही लाना होगा। ठीक है, और ब्लड नेफ्रॉन तक पहुंच रहा है किसके मदद से, हार्ट के मदद से। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन देखना होता है, हार्ट पर मिनट कितना ब्लड फ्लो करा रहा है, कितना ब्लड पंप कर रहा है, और किडनी पर मिनट कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड को फिल्टर कर रहा है। ठीक है, यानी ये अगर सोर्स हो गया हार्ट, इससे आया ब्लड, और ये ब्लड पास करेगा किडनी से, और फिर ये वापस चला जाएगा सर्कुलेशन, है ना। ये चला गया कहां, सर्कुलेशन, और यहां से जो निकल के आया वो यूरिन बना, राइट। तो एक्चुअली यहां पे एक इंटरफेस है, किडनी का एक पोर्शन यहां पे
रिटेंशन ऑफ वाटर होना है, और उसके बाद ये जाएगा टुवर्ड्स यूरिन। ये मैकेनिज्म है। तो हार्ट जो है इसका आप बताएं स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, इस पर हम लोग एक बार क्वेश्चन डिस्कस भी किए। स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml पर बीट, होता है ना, और 72 बीट्स ऑन एन एवरेज होते हैं। तो पर मिनट कितना ब्लड पंप आउट होगा, ये समझाने का तरीका है। आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी। अब यहां देखिए, हार्ट जो है बीट करेगा, एक बार तो 70 ml ब्लड पंप आउट करेगा, है ना, और अगर 1 मिनट बीट करता है तो कितना ब्लड पंप करेगा? ऑलमोस्ट 5 लीटर, यानी 5000 ml और 5 लीटर, ये ब्लड ऑलमोस्ट पंप आउट करता है। यानी पर मिनट इतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहां जा रहा है? किडनी में, ठीक है। और किडनी इसको फिल्टर करके करीब करीब 1/5 फिल्टर करता है। और ये जो आउटपुट देता है, यानी फिल्ट्रेट जो बनाता है इस ब्लड में से, वो है 125 ml पर मिनट। यानी अगर 5 लीटर ब्लड इसमें गया किडनी में फिल्टर होने के लिए, उसमें से 125 ml ब्लड का वॉल्यूम लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अगर 1 मिनट में 125 ml फ्लूइड तैयार होता है एक्सक्रीशन के लिए, तो 1 घंटे में कितना होगा? इंटू 60, 125 इंटू 60 करेंगे, ये होगा क्या? पर आवर। और 24 आवर में कितना होगा? तो 125 इंटू 60 इंटू 24, ये हो जाएगा पर डे। 5 लीटर ऑफ ब्लड हार्ट ने पंप किया, और 1 मिनट में इतना ब्लड पंप किया गया, यानी 1 मिनट में इतना ब्लड किस में आया? किडनी में, ठीक है। किडनी इसको फिल्टर करके इसमें से जो यूरिन आउटपुट दिया, वो कितना दिया? 125 ml पर मिनट, ठीक है। रिमेंबर, अभी वाटर रिटेंशन के लिए गया नहीं है, यहां पर फिल्टर होकर इसने वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो बनाया, इसमें वाटर भी है और सभी चीजें हैं, वो है 125 ml, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है एक दिन में कितना यूरिन फॉर्म कर रहा है। ये ऑलमोस्ट आता है 180 लीटर। इतना यूरिन एक ह्यूमन बॉडी में, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 24 घंटे में यूरिन फॉर्म करता है। लेकिन हम जो एलिमिनेट करते हैं, हम जो यूरिनेट आउट करते हैं, ये केवल और केवल 1.5 लीटर से 2 लीटर होता है। यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर के बीच में ही इसका वॉल्यूम रहता है। इजेक्टेड ओनली 1.5 लीटर टू 2 लीटर, ठीक है। इतना ही यूरिन ये एलिमिनेट करता है ह्यूमन बॉडी। यानी रिटेंशन कितना किया इसने? रिटेंशन यहां हम लोग बता सकते हैं कितना? 180 लीटर में से मान लेते हैं 2 लीटर भाग गया, बचा कितना? 178 लीटर। ये रिटेंशन वॉल्यूम है। तो कितना परसेंट रिटेन हुआ?
परसेंटेज रिटेंशन, ये हो गया 178 लीटर आउट ऑफ 180 लीटर। 180 लीटर इसे दिया गया और इसने छोड़ा कितना? सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 लीटर। तो रोका कितना? 178 लीटर। परसेंट निकालना है, इंटू 100 कीजिए, ये लगभग लगभग आएगा 1.5 to 2%। कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए तो 18 से 178 में भाग लगाएं तो 18 नवा 162 और हो गया कितना आएगा? 9 पॉइंट नहीं होगा, ये आएगा यहाँ पे 6, यहाँ 1 16 पॉइंट दीजिए 0, 9.88। और इसे फिर डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि ये 0 गया। अब यहां तो ये करीब करीब नहीं, तो यहां 1.5 to 2% नहीं आएगा, ये आएगा 0 पॉइंट नहीं 0 क्यों, ऑलमोस्ट 99% आएगा, है ना? ऑलमोस्ट 99%, यानी लगभग 99% जो वॉल्यूम है उसको ये रिटेन कर लेता है। एलिमिनेट करता है कितना? 1% के आसपास। इतना वॉल्यूम जो है 178 लीटर क्या क्या रिटेंशन है ना, आउट ऑफ 180 लीटर जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें से इतना रह गया। तो हम यहां क्या निकाल रहे हैं? रिटेंशन परसेंट। तो रिटेंशन परसेंट क्या हो गया? करीब करीब 99%, है ना? तो एलिमिनेट कितना होगा? बचा हुआ, बचा कितना? 1%। तो ऑलमोस्ट 1% यूरिन, 1% वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इज एलिमिनेटेड। तो इसका एफिशिएंसी देखिए, किडनी का एफिशिएंसी देखिए, जितना वाटर इसे मिलता है एलिमिनेट करने का, उसका 99 पॉइंट समथिंग परसेंट ये रिटेन कर लेता है और केवल 1% या 1% से थोड़ा सा कम वाटर के साथ यूरिन बाहर निकलता है। तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ आवर किडनी। और यहां जो देखे 125 ml वॉल्यूम ऑफ यूरिन बना पर मिनट, इसे कहते हैं हम लोग GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। और इस GFR को हमारे सोते जागते हर कंडीशन में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये हमारे किडनी के फंक्शन को प्रॉपर रखता है। साथ ही साथ इसका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि और कुछ बाहर जाए ना जाए, पर इस फिल्ट्रेशन के मदद से बॉडी से बाहर निकलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें कि प्रधान है यूरिया। तो यूरिया एलिमिनेशन के लिए GFR को मेंटेन रखना जरूरी है। अगर किसी कारण से GFR घटने लगा, तुरंत यूरिन, है ना, मतलब आई मीन कि किडनी अपने आप को एडजस्ट करता है और फिर GFR बढ़ा के अपने एलिमिनेशन वॉल्यूम को 125 ml पर मिनट पर ले आता है। तो GFR मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का तरीका है। ठीक है?
यहां तक हो गया? हार्ट से शुरू करेंगे, किडनी तक आएंगे। किडनी में एक हिस्सा है रिटेंशन ऑफ वाटर, है ना, और उसके बाद फिर ये चलाएगा टुवर्ड्स यूरिन फॉर्मेशन। अब है मेंटेनेंस ऑफ जीएफआर, रिक्वायरमेंट। जीएफआर मेंटेन करने का जरूरत क्यों पड़ता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आता है 125 ml पर मिनट। अगर बात कम करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। पहला रीजन है जीएफआर एक्चुअली eliminates wastes through the kidney its use is mainly to maintain osmotic balance and urea elimination। दूसरा है also the sodium potassium balance is maintained। इन दो रीजंस के वजह से जीएफआर 24 आवर मेंटेन होना जरूरी होता है। और अगर किसी भी तरीके का हिंडरेंसेस इसमें आता है जीएफआर मेंटेनेंस पे, तो फिर बॉडी मेटाबॉलिज्म को एडवर्स इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक चीज देखिए, the use of JG cells, osmotic receptors, and heart in
किडनी फंक्शन मेंटेनेंस। ये अलग पार्ट है। एक पोर्शन है जेजी सेल्स, यानी जो ग्लोमेरुलर जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के सेल्स थे, वो हो गए। दूसरे हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे जगहों पे ऑस्मोटिक बैलेंस को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स कहते हैं वो, और हार्ट, ये तीनों मिलकर किडनी फंक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। और किडनी फंक्शन को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग देखें प्राइमरीली ये जीएफआर मेंटेन करता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्या कि ये यूरिया एलिमिनेशन में मेजर रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी से जो यूरिया एलिमिनेट होंगे कुछ हद तक स्वेट से होते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन में तो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू ही ये पास आउट होते हैं, तो वहां पे उनका रोल है। और इसको मेंटेन करने के लिए ये तीनों रेगुलेशन पोर्शन में या रेगुलेशन रोल में आते हैं। सो दे पार्टिसिपेट in the regulation of urine formation by means of GFR कंट्रोल। तो ये तीनों जो हैं बारी बारी से अलग अलग लेवल पर जाके जीएफआर कंट्रोल करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए ये आगे का नेटवर्क खोलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी या रेगुलेशन ऑफ द एटलीस्ट द जीएफआर। ठीक है, यहीं तक रखिए, उसके बाद अगले क्लास में देखते हैं। कौन सा कैमरा?